बैठेगा। चलिए आज हम लोग पॉलिटी के क्लास को देखते हैं। और पॉलिटी के क्लास में हम बताए थे, इससे पहले राष्ट्रपति का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और राष्ट्रपति के चैप्टर में कहाँ तक हो गया था? महाभियोग, और महाभियोग के अलावा कार्यकाल। महाभियोग और कार्यकाल को देख चुके थे, शायद निर्वाचन प्रक्रिया समझ रहे थे, ठीक है। तो महाभियोग और कार्यकाल के एक बार रिवीजन कर लेते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया को भी देख लेते हैं, कहाँ तक बताए थे। उसके बाद हम लोग जो फिर आगे की और क्लास को ले चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा। चलिए ध्यान देंगे, पॉलिटी के क्लास तक हम लोग कहाँ तक देख चुके थे। तो महाभियोग बताए थे, भारतीय संविधान, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान देंगे। महाभियोग, कार्यकाल बताए थे। तो कार्यकाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया था? तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के, राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा किया गया था। और इसके तहत बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किनको? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा संविधान के उल्लंघन या कदाचार के आरोप में राष्ट्रपति के ऊपर समय से पहले हटाने के लिए क्या किया जाएगा? महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और यह महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ये बात बताए थे। और राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगी तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। जिस सदन के द्वारा लाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया, उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। और कुल दूसरे सदन में जब जाएगा तो 2/3 सदस्य का बहुमत पारित होना चाहिए। अर्थात संसद के कुल 2/3 सदस्य का अगर बहुमत पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है 5 साल से पहले। क्लियर है? तो ये था महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए अनुच्छेद 61 के द्वारा लाई जाती है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को किसके द्वारा दी जाती है? तो हम बताया था आपको, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो हम बताए थे कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यानी संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया था और कार्यकाल बता चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए थे निर्वाचन के बारे में, ठीक है। तो निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। और निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। हम नियुक्ति की चर्चा नहीं बताए थे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होता। नियुक्ति किसकी होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बल्कि लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस देश के संविधान से लिया गया है निर्वाचन विधि? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव या निर्वाचन जो कराया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा भी निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कराई जाती है अनुच्छेद 71 के तहत। लेकिन निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि जो है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सा भाग लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ तक क्लास हो चुका था। आगे हम लोग निर्वाचन के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आप लोग देख लेंगे। थोड़ा स्पीड बोल दिए होंगे तो आप लोग ध्यान देंगे, पिछला क्लास में आराम से वीडियो को देख लेंगे अगर जो आदमी क्लास नहीं देखे होंगे इससे पहले वो, ठीक। चलिए समझिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता चुके थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में सामान्य जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, ठीक ना। तो ये भी शायद बात बता चुके थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक ना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात ये तीनों सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देंगे, मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो अभी तो लोकसभा में बताया था कि खत्म हो गया है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये सब बात भी हम पिछले क्लास में बता चुके थे, ठीक है।
इसके अलावा हम बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेगा। एक संविधान संशोधन आपको बताए थे, 70वां संविधान संशोधन बताया था 1992, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ चुके थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि समझ रहे थे, तो निर्वाचन विधि में हम बताए थे कि ये चौमन था, चौमन के तहत निर्वाचन विधि होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा कराई जाती है। किस विधि के द्वारा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा कराई जाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा कराई जाती है। तो ये बात याद रखेंगे, ऑप्शन में आएगा समानुपातिक पद्धति भी और एकल संक्रमणीय मत विधि। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराई जाती है। ठीक ना। चलिए ध्यान देंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। और राष्ट्रपति के चुनाव में न वोट जो होता है हस्तांतरित होती है, यानी ये एक तरीका बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो चुनाव में कोई व्यक्ति, 3 व्यक्ति खड़ा होते थे। ये पिछले क्लास में बताया था, राम था, रमेश था, मनोज था या कोई भी था, 3 उम्मीदवार खड़ा होता है। तीनों व्यक्ति को वोट डालने अगर कोई सांसद सदस्य जाते हैं या कोई विधानसभा सदस्य जाते हैं, तो हम बताए थे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार में जब वोट डालने जाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए वोट डालने जाएंगे तो ये तीनों को वोट देंगे। ठीक ना। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर हम सांसद सदस्य होते और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाते तो हम तीनों को वोट देते, या कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो वो वोट देता है तीनों को, लेकिन उसका प्रथम प्राथमिकता होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम पहला वोट दिए मोहन को, दूसरा दिए रमेश को और तीसरा दिए राजेश को। ठीक ना। उसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो मान लीजिए कि पहला प्राथमिकता उसका होगा रमेश, दूसरा होगा ये और तीसरा होगा ये। वोट देना है तीनों को, जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं, और प्राथमिकता होगा कि पहले किसको देता है, और उसके बाद ऐसे हो जाता है वोटिंग पूरा तक इसका काउंटिंग किया जाता है, और तीनों में काउंटिंग के बाद देखा जाता है कि प्रथम प्राथमिकता किसका सबसे ज्यादा बार आया है, यानी सबसे पहला बार में किसको चुना गया है। तो जिसको चुना जाएगा सबसे पहला बार, सबसे पहला पसंद ज्यादा होगा जिस उम्मीदवार का, उसी को भी निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो ये समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो जाएगा, और यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है जो विधि हम समझाए प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जाएगा। ठीक ना। और जब यह चुनाव संपन्न हो जाती है तो जो उम्मीदवार जीतेंगे उनको कम से कम आधा से ज्यादा वोट आना चाहिए, इसे निर्वाचन का कोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर निर्वाचन का कोटा यहीं पर समझ लेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 55। ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्वाचन के कोटा, ठीक ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोटा, ठीक ना, तो निर्वाचन के समय कोटा का चर्चा किया गया है। यह कोटा क्या होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वोटों का आधा से एक ज्यादा होगा जो उम्मीदवार जीतेंगे उनका, यही कोटा होता है। ठीक ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितना वैध मतों का, ठीक ना, ठीक ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव कोटा क्या होता है,
तो कोटा होता है राष्ट्रपति के चुनाव का कोटा होता है कुल डाले गए वैध मत, तो कुल डाले गए वैध मत के आधा से एक ज्यादा जीतने वाले उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए, तभी उसे राष्ट्रपति के चुनाव को जीत मान्य किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया थे कि अगर जीत गया महेश, ठीक ना, या रमेश, जो भी मनोज है, जो भी है, तो जितना जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला गया होगा, मान ली कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2000 वोट टोटल पड़ा, ठीक ना, और वैध मत की संख्या 2000 में 200 मान लीजिए खराब हो गया, तो 1800 वोट पड़ा, तो 1800 में का आधा से एक ज्यादा वोट जो होना चाहिए जीतने वाले उम्मीदवार को होना चाहिए, आधा से एक ज्यादा, था आधा से एक ज्यादा करने का मतलब 9000, ठीक ना, 18000 का 9000 होगा ना, 9001 वोट जो होगा जीतने वाले उम्मीदवार के पास होगा, तभी जीत घोषित किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता है, कहने का मतलब कि चुनाव में गिनती हुआ और किसी उम्मीदवार को आधा से एक ज्यादा वोट नहीं आया, तब क्या किया जाता है कि द्वितीय दौर की मतगणना कराई जाती है, न कि दोबारा चुनाव कराया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार को आधा से एक ज्यादा वोट प्राप्त नहीं होता, अर्थात निर्वाचन का न्यूनतम कोटा जो है प्राप्त नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में क्या कराई जाती है, वैसी स्थिति में दोबारा चुनाव नहीं बल्कि दोबारा गिनती की जाती है। और दोबारा गिनती इसलिए न की जाती है कि गिनती गलत हुआ होगा, नहीं, दोबारा गिनती इसलिए किया जाएगा कि अब इसका वोटों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण क्या होगा समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम पहला वोट यहाँ दिए, दूसरा वोट यहाँ दिया, तीसरा वोट यहाँ दिए, सबसे कम वोट तक किसी न किसी उम्मीदवार को आएगा, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, लेकिन कोटा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन कोटा प्राप्त न होने का मतलब किसी उम्मीदवार को आधा से ज्यादा वोट नहीं आया। अब ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, द्वितीय दौर की मतगणना जब होगा तो द्वितीय दौर की मतगणना के समय क्या किया था, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट आता है उस उम्मीदवार के वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बात समझे, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट आएगा उस उम्मीदवार के वोट को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर कैसे किया जाएगा इस बात को समझिए। मान लीजिए कि ये तीनों वोट पर गया, एक आदमी गया और तीनों को वोट दिया, दूसरा पहला दिया राम को, दूसरा रमेश को, तीसरा मनोज को दिया वोट, ठीक ना। अब अगर मान लीजिए कि इसका सबसे कम वोट आया है, रमेश को मान लीजिए इसका सबसे कम वोट आया, अगर गिनती हुआ तब इसका सबसे कम वोट आया, तो इसका पहला जो व्यक्ति जो डाला गया था ये तो खत्म ही हो गया। अब इसका जो पहला व्यक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पर पहला कोई व्यक्ति एक में चुना था रमेश को, तो दूसरा तो किसी न किसी को चुना होगा ना, तो दूसरा चुना किसको, इधर वाला के ई आर वाला को रमेश होगा, या ई राजेश है तो लिख ही देते नाम, ठीक ना। ये रमेश को रमेश को चुना या राम, रमेश को चुना होगा। और रमेश को अगर चुना होगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि रमेश को पहला बार चुना, तो दूसरा बार ना किसी को चुना होगा, तो दूसरा बार चुना था, दूसरा वोट किसको दिया था, ये अपना ही पहला प्राथमिकता था रमेश और दूसरा प्राथमिकता कौन था, राजेश। तो ये इसका सबसे कम वोट जिस उम्मीदवार को प्राप्त होता है उसे निर्वाचन के यानी गिनती के दौर से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसका गिनती के दौर से बाहर कर दिया जाएगा जब द्वितीय दौर की मतगणना होगा तब, और इसका जहां पर दूसरा वोट गया होगा वहां उसका पहला काउंट किया जाएगा, क्योंकि पहला इसका खत्म है, अब दूसरा ही इसका पहला माना जाएगा। तो ये जो राजेश का जो वोट है, ये जो वोट एक था, इसका माना जाएगा क्या चीज, एक। इसका जहां जहां 2 होगा वो 1 माना जाएगा, और जहां जो 3 था वहां पर 2 माना जाएगा। इस तरह से काउंटिंग किया जाता है और इसी को कहा जाता है क्या चीज, हस्तांतरण, वोटों का हस्तांतरण। क्लियर है, तो इसी को वोटों का हस्तांतरण कहा जाता है। इस तरह से फिर से काउंटिंग किया जाएगा, और जब काउंटिंग किया जाएगा द्वितीय दौर की मतगणना में, अब इस मतगणना में जिस उम्मीदवार को आधा से एक ज्यादा वोट प्राप्त हो जाएगा उसे जीत घोषित की जाती है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा का निर्धारण किया गया। न्यूनतम कोटा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया, 55 में किया गया है। हम लोग देखे थे 55 में किया गया है। और कोटा क्या होता है, कुल डाले गए वैध मत में से एक मत ज्यादा होना चाहिए, उसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा कहा गया है। अगर यह कोटा प्राप्त नहीं होता है तब क्या होगा, तो हम बताएं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोटा प्राप्त नहीं होता है तब द्वितीय दौर की मतगणना होती है, और द्वितीय दौर की मतगणना में भी अगर किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, आधा से ज्यादा एक ज्यादा वोट प्राप्त नहीं हुआ, तब तृतीय दौर की मतगणना होगा, और उस दौर में देखा जाएगा जिस उम्मीदवार को आधा से एक ज्यादा वोट प्राप्त होता है उस उम्मीदवार को जीत घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन के समय न्यूनतम कोटा का चर्चा हुआ। बात समझ गए। आगे ध्यान देंगे, इसके बाद ध्यान देंगे एक बार ऐसा हुआ था कि ध्यान देंगे बीबी गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि द्वितीय दौर की मतगणना से राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा बीबी गिरी के बारे में, ठीक ना। बीबी गिरी पहले राष्ट्रपति बने
जो द्वितीय दौर की मतगणना से राष्ट्रपति, द्वितीय दौर मतगणना से चुनाव जीते थे। द्वितीय दौर से मतगणना से चुनाव जीतने वाले भारत के मात्र एक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। और बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। और बीबी गिरी सबसे कम प्रतिशत मत, ठीक ना, 50.2% मत से भी जीतने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी। तो ये तीनों बात बीबी गिरी के बारे में याद रखेंगे कि बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, बीबी गिरी द्वितीय दौर की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति रह चुके हैं, और बीबी गिरी जो है सबसे कम प्रतिशत मत से जीतने वाले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बात को समझे, बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, बीबी गिरी पहले द्वितीय दौर की मतगणना से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति, और बीबी गिरी सबसे कम प्रतिशत मत से चुनाव जीतने वाले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बात को समझ गए। तो ये था आपका निर्वाचन के समय कोटा। अब ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट डाला जाता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद सदस्य भी वोट डालते हैं, विधानसभा भी वोट डालते हैं, और कौन डालते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन तीनों को क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। बात समझेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कितने होते हैं? तो 3। और इसकी संख्या कितनी होती है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो निर्वाचक मंडल किसे कहा जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा, और कौन? विधानसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहलाते हैं ये सब। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन कौन हुए? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 4808 है। 4808 नहीं 9। तो निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या कितना है? वर्तमान समय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या 4809 था। पहले क्या था ना, 2019 से पहले निर्वाचक मंडल की संख्या 4896 था। तो पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या कितना था? 4896, ठीक ना। पहले निर्वाचक मंडल की संख्या 4896 था, वर्तमान में निर्वाचक मंडल की संख्या कितना? 4809। तो पहले इतना काहे था? तो पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या 4120 था, ठीक ना। पहले विधानसभा सदस्य 2019 से पहले विधानसभा सदस्य की संख्या कितना था? 4120। कुल विधानसभा सदस्य की संख्या, भारत के टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या कितना था? 4120। तब इतना था निर्वाचक मंडल की संख्या। लेकिन वर्तमान में क्या है कि विधानसभा में वर्तमान में निर्वाचक मंडल की, विधानसभा की सदस्य की संख्या देखेंगे वर्तमान समय तो 4033 है। कितना है? 4033 अभी वर्तमान में विधानसभा सदस्य की संख्या है। तो अब भी वर्तमान में जब विधानसभा सदस्य की संख्या इतना है तो निर्वाचक मंडल की संख्या कितना है? 4809। पहले इतना था तो इतना था। तो अब भी वाला याद करेंगे। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या कितना है? 4809। और टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या कितना है? 4033। अब यहाँ पर टोटल को कर लेंगे, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान देंगे। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो लोकसभा के कितने? 543 ना, 543 लोकसभा से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यसभा से बताइए कि राज्यसभा से राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेते हैं? राज्यसभा में सदस्य की संख्या 245, लेकिन 245 के 245 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो 245 में 12 सदस्य तो मनोनीत होता है, तो 233 सदस्य ही भाग लेंगे ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 233 सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है, ये हो गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बताएं 4033 सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं? तो 4033 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्लियर है, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कुल निर्वाचक मंडल जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में काउंट की, इसको जोड़ेंगे 3 तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 7 और 3 10 के 0 हो जाएगा आपका, 5 और 2 7 और 7 5 और 2 7 1 क्या हो जाएगा? 8 और ये 4। तो ध्यान देंगे, इतना आ गया ना। तो हम क्या बताएं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक में कुल निर्वाचक मंडल की सदस्यों की संख्या, निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 4809। तो ध्यान देंगे, इस बात को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 4809 और निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्लियर है।
अब आगे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सांसद सदस्य भाग लेते हैं और कितने विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा सदस्य तो आप जान गए कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 4033 विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। कितना? तो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल कितना, कुल विधानसभा सदस्य की संख्या कितना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो 4033। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सांसद सदस्य भाग लेते हैं, ठीक ना, सांसद सदस्य के बारे में पूछा जाए, ठीक ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सांसद सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल सांसद सदस्यों की संख्या जो होती है कितना, 776। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल सांसद सदस्य की संख्या कितना, 776। 776 कैसे होगा, तो ध्यान देंगे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, इसी को ना सांसद सदस्य कहा जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा सदस्य को सांसद सदस्य कहा जाता है। तो 543 आप देखते हैं कि लोकसभा और 233 जो होता है क्या होता है, राज्यसभा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 776 आ जाएगा ना। टोटल सांसद सदस्य की संख्या कितना, 576 नहीं सॉरी 776 होगा। तो कुल सांसद सदस्य की संख्या कितना होगा जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 776। कैसे होगा, तो 3 या 3 6 4 3 7 और 5 या 2 7। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सांसद सदस्य की संख्या 776 और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना, 4033। इस बात को समझ गए। टोटल निर्वाचक मंडल की संख्या कितना, 4809। पॉइंट पर ध्यान देंगे, टोटल निर्वाचक मंडल की संख्या, सदस्य की संख्या 4809। टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव में 4033। टोटल सांसद सदस्य की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव में 776 और निर्वाचक मंडल कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं अलग अलग राज्यों के विधानसभा के वोटों का वैल्यू अलग अलग होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं उस राज्य के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू अलग अलग राज्य के अलग अलग होता है और सांसद सदस्य के भी वोटों का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन ध्यान देंगे कैसे होगा कि विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना किस राज्य से अलग अलग होगा, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक ना। और सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू का भी फॉर्मूला निकालने का होता है। जैसे अगर एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य वोट डालने जाता है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू हो जाता है 208, ठीक ना। एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य अगर वोट डालने जाएगा तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना होगा, एक कितना 208। जबकि अगर सबसे छोटा जनसंख्या पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उसके विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू उतना ही होगा। जबकि सिक्किम के विधानसभा सदस्य अगर वोट डालने जाएगा तो उसके वोटों का वैल्यू होगा कितना, ध्यान देंगे सिक्किम के एक विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू होगा 7। देख ले कितना का अंतर हो रहा है, क्योंकि जितना जनसंख्या होगा, जितना विधानसभा सदस्य की संख्या होगा उसी पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि टोटल अगर मान लीजिए कि विधानसभा सदस्य लोग टोटल जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश से अगर पूछ दिया जाए कि विधानसभा सदस्य की वोटों का वैल्यू कितना होगा, तब क्या करना होगा हमको, 208 गुने कितना करना होगा, तो 208 गुने 403 करना होगा। बात समझे, एक विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू होता है 208, ठीक ना। एक विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू 208 और उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सदस्य कितना है, 403। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट जो डाला गया विधानसभा सदस्य के द्वारा उसके वोटों का वैल्यू कितना आएगा, तो इसके वोटों का वैल्यू दोनों को गुना कर देंगे तो लगभग 824, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 83, देख लीजिएगा 83 224 824 होगा, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, 83 824 हो जाएगा, ठीक ना। तो 83 824 क्या हो जाएगा, गुना चेक कर लीजिएगा, ये दो होगा 83 824, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू होगा। जबकि सिक्किम के वोटों का वैल्यू निकालेंगे तो सिक्किम में कुल विधानसभा सदस्य की संख्या कितना है, 32। तो सिक्किम में टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या 32 है, तो 32 गुने कितना करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा शायद, ठीक ना। 7 दूना 14 7 21, ठीक है 224 आ जाएगा। तो सिक्किम के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू इतना आएगा, टोटल विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू। इसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के टोटल वैल्यू की संख्या कितना आएगा, इतना आएगा।
इस प्रकार से सभी राज्य के वोटों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो ध्यान देंगे किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का संख्या क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य के द्वारा डाले गए वोटों का मूल्य, ठीक ना, तो एक सदस्य वोट डालेंगे तो उसके वोटों का, उस राज्य के विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य क्या होगा, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या गुने में 1/1000 या भागा 1000 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देंगे ये फार्मूला हुआ क्या चीज, एक विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का फार्मूला। तो विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य के विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालना है, उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य की, उस राज्य की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य की संख्या। तो विधानसभा सदस्य की संख्या से भाग दे देंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या में और गुना 1/1000 या भागा 1000 कर देंगे तो उस राज्य के एक विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का तरीका। भारत में 433 विधानसभा सदस्य अगर वोट डालते हैं तो 433 विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू जो आता है 5,43,231, कितना आता है, 5,43,231। ये टोटल जो होता है विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू होता है, कितना, 433 विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू, ठीक ना। तो विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू, पहले इससे डाटा कुछ और था 2019 का, अभी करंट डाटा यही होगा, ठीक ना। तो विधानसभा में विधानसभा सदस्य के द्वारा डाले गए टोटल वोटों का वैल्यू कितना होता है, तो 5,43,231, ठीक ना। तो 5,43,231 विधानसभा सदस्य के द्वारा डाले गए वोटों का वैल्यू है, ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव में, क्लियर है। तो विधानसभा सदस्य के द्वारा डाले गए वोटों का वैल्यू कितना, 5,43,231। अब ध्यान देंगे तो ये विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जान गए। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक। देखिए अब राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य के वोटों का वैल्यू, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य के वोटों का मूल्य, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद सदस्य के वोटों का मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, वोटों का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होगा कि किसी राज्य के एक सांसद सदस्य वोट डालने जाते हैं या एक सांसद सदस्य वोट डालने जाते हैं तो उसके वोटों का वैल्यू या मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है विधानसभा के द्वारा विधानसभा के सदस्य के वोटों का मूल्य, विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य बटा में लिखेंगे कुल सांसद सदस्य की संख्या, ठीक ना। तो विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य, विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य, ठीक ना, बटा में, यानी विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य और बटा में क्या करेंगे ना, विधानसभा सदस्य के वोटों के मूल्य में भाग दे देंगे कुल सांसद सदस्य की संख्या से। तो क्या हो जाएगा, सांसद ठीक ना। तो ध्यान देंगे क्या बताएं कि विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य, जितना विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य आया था 5 लाख, कितना आया था, तो 5,43,231 जो विधानसभा सदस्य के वोटों का मूल्य आया था उसमें भाग दे देंगे कितना से, कुल सांसद सदस्य की संख्या। तो टोटल सांसद सदस्य की संख्या कितना था, 776। तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे कितना में, तो ध्यान देंगे 5,43,231, ठीक ना, 5,43,231 आया था ना, क्या चीज, विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना था, 5,43,231 विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू आया था,
ठीक ना। अब इसमें कुल सांसद सदस्य की संख्या से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो टोटल सांसद सदस्य की संख्या कितना 776, 543 और 233 कितना 776। तो इसमें भाग दे देंगे 576 से, तो टोटल सदस्य की संख्या कितना आ जाएगा, एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 700, ठीक ना। जबकि पहले 708 था, लेकिन उस समय 5,49,408 विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू था, ठीक ना। लेकिन अभी विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना है 5,43,231। इसमें 776 सांसद सदस्य भाग देंगे तो टोटल सांसद सदस्य की एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू आएगा 700। तो एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू बराबर 700, ठीक ना। एक वो सांसद सदस्य कोई वोट डालने जाएगा तो उसके वोट का वैल्यू कितना होता है 700, ठीक ना। इस बात को समझे। लेकिन एक ही सांसद सदस्य है, कितना सांसद सदस्य को वोट डालना है तो 776 सांसद सदस्य का वोट डालना है। तो 776 सदस्य के वोट जब डाला जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो 776 ध्यान देंगे, यानी हम क्या फॉर्मूला निकाले थे, एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है समझे, कुल विधानसभा सदस्य के वोटों के वैल्यू बटा में कितना 776 था सांसद सदस्य की संख्या, और जब हम भाग दिए कुल विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना था 5,43,231, और 5,43,231 में 776 से भाग दिए तो कितना है 700, यानी एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना है 700। अब हम क्या करेंगे 776 सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालेंगे। तो 776 सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालेंगे तो कितना से गुना पड़ेगा 700 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो टोटल सांसद सदस्य के वोटों के वैल्यू निकालने के लिए, यानी 776 सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू निकालने के लिए 700 से गुना करना पड़ेगा। तो इसके वोटों का टोटल वैल्यू आएगा 5,43,200, ठीक ना। सॉरी, ये 5,43,200 जो आएगा ये टोटल वैल्यू आएगा सांसद सदस्य का, ठीक ना। 5,43,200, ठीक ना। तो ये जो आएगा 5,43,000 कितना 200, तो 5,43,200 जो आएगा 5,43,200 कुल सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू, ये 5,43,200। अब ध्यान देंगे, और विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना आया था 5,43,231, 5,43,231। ये हो गया सांसद सदस्य का, किसका सांसद सदस्य का। और विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना है 5,43,231, ठीक ना। तो ये आ गया विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू विधानसभा का। राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना, तो टोटल सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू हो गया 5,43,200। राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल विधानसभा सदस्य के वोटों का वैल्यू कितना 5,43,231। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल डाले गए वोट बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वोट जो डाला जाएगा वह निकल जाएगा। जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी 10,86,431। तो 10,86,000 जो होगा 431 जो आएगा यह टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए वोट आएगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट डाला जाता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में 10,86,431 वोट डाला जा रहा है वर्तमान में 2022 का जो चुनाव हुआ इसके हिसाब से। उससे पहले कुछ और डाटा था 10,98,882 था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितना है 10,86,431, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अभी वर्तमान में जो वोट डाला जा रहा है 10,86,431। क्लियर है, इतना बात समझ गए। अब ध्यान देंगे ये पूरा वोट डाला गया, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोटा कितना होगा, तो कोटा कहने का मतलब इसका आधा होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोटा कितना होगा, तो इसका आधा होगा, इसका आधा से 1 ज्यादा, तो इसमें भाग दे देंगे 2 से। यहाँ कोटा लिख लेते हैं, और कोटा जो होगा 10,86,431 ना, 86,431 बटा में कितना 2 और प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो बराबर में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोग को ध्यान देंगे, तो 5,43,216 के आसपास आएगा एक जोड़ने के बाद, ठीक ना। 5,43,216 एक जोड़ने के बाद ये हो जाएगा कोटा। डाटा याद करना पड़ता है, गुना करने में टाइम लगेगा, इसीलिए ऐसे आप लोग याद नहीं करेंगे। जीके हम पढ़ाते हैं इसलिए किसी चीज़ को हम याद कर लेते हैं, ठीक ना। गुना करने कौन जाएगा इतना समय तक, डाटा है याद कर लेंगे। गुना है तो आप लोग मैथ बनाते हैं, आप लोग याद कीजिए, गुना करते रहिए, भागा करते रहिए, डाटा गलती होगा लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे, तो हम क्या बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव में
कोटा अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति का कोटा कितना है, तो 5,43,216, ठीक ना। तो 5,43,216 ही राष्ट्रपति का वर्तमान में कोटा लाना होगा, इतना चुनाव जीतने के लिए इतना वोट लाना होगा। क्लियर है, अच्छा तरह से समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट डाला जाता है, कितना विधानसभा सदस्य के द्वारा वोट डाला जाता है, एक विधानसभा सदस्य के वोटों को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा किसी राज्य के लिए, और सांसद सदस्य के वोटों का फॉर्मूला क्या होगा किसी राज्य के लिए। तो इतना बात समझ चुके होंगे। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। एक बात समझिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है और किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति के चुनाव को रोका जाएगा? तो नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय अगर विधानसभा का, किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव हो रहा है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो इस बात को भी याद रखना है। तो ये था राष्ट्रपति का चुनाव, कोटा समझे, सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू समझे, एक सांसद सदस्य के वोटों का वैल्यू, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना सांसद सदस्य वोट डालते हैं, तो 776। इस डाटा को याद रखेंगे आप लोग, 776 सांसद सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें से 543 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, 233 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं, और 4033 जो होते हैं कहां से भाग लेते हैं, तो ये विधानसभा सदस्य से भाग लेते हैं। और टोटल निर्वाचक मंडल की सदस्य की संख्या हम बताए थे 4809। तो ये 4809 जो था राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या था, ठीक ना। टोटल विधानसभा सदस्य नहीं, विधानसभा सदस्य के जोड़कर, विधानसभा सदस्य प्लस क्या लोकसभा सदस्य, यानी 543 विधानसभा सदस्य प्लस सांसद सदस्य, 543, 233, ठीक ना। और एक बताए थे 4033 ना, 4033 विधानसभा सदस्य टोटल राज्य के विधानसभा सदस्य, तब आया था 4809। 9 आ गया था, 4 3 7 3 10 के 0 आ गया था, 5 2 7 1 8 आ गया था, 4 आ गया था। तो ये 4809 टोटल निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है। समझ गए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल व्यक्ति जो भाग लेते हैं उनकी संख्या कितना है 4809, जिसमें लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो शुरू यहीं से किए थे, यहीं तक पहुंचे, ठीक ना। तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह, आप अच्छा तरह से समझ चुके होंगे। तो इससे संबंधित कोई भी, चुनाव से संबंधित कोई भी बात आएगा तो क्वेश्चन आएगा, या किसी तरह का क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछा है, कथन कारक या किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बना पाइएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ चुके होंगे। निर्वाचन संबंधित विवाद होगा राष्ट्रपति का, तो कहां पर जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। क्लियर है, चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ चुके, अब शपथ समझते हैं। निर्वाचन के बाद शपथ समझेंगे, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा देखेंगे हम लोग। तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है, और इसके तहत राष्ट्रपति अपना शपथ जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। किन के समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक ना। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपना शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति अपना शपथ जो ग्रहण करते हैं किन के समक्ष? तो राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। क्लियर है, तो राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यहां तक समझ गया, आगे ध्यान देंगे। राष्ट्रपति अपना शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। अब आगे ध्यान देंगे राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा। तो राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में की गई है? तो अनुच्छेद नहीं, इसके लिए अनुसूची याद रखेंगे। अनुसूची क्या चीज? 2, ठीक ना। तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा किया गया, या 59 के 3 भी बोल सकते हैं अनुच्छेद में। अनुसूची 2, ठीक ना। इसमें क्या चीज का चर्चा किया गया है? वेतन का चर्चा किया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। या फिर अनुच्छेद कितना? तो 59 के 3 में राष्ट्रपति के वेतन का चर्चा किया गया, अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के वेतन का चर्चा किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति का जो वेतन होता है कितना होता है? 5 लाख रुपया प्रति माह, ठीक ना। 5 लाख रुपया
ठीक ना। तो राष्ट्रपति का वेतन जो दिया जाता है 5 लाख रुपया प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन होता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होगा आयकर से मुक्त होगा, यानी टैक्स से मुक्त होता है, यानी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स से मुक्त होता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का वेतन टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे यातायात हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, ठीक ना, स्वास्थ्य हो गया, इन सब की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है राष्ट्रपति को, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ इनको सारी सुख सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, आवास वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, ठीक ना, कपड़ा वगैरह, हर चीज मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है राष्ट्रपति को वेतन के साथ साथ। इसके अलावा ध्यान देंगे राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन तो टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता, इस बात को समझेंगे। राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का वेतन किस कहा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। और संचित निधि क्या होता है? तो हम लोग जितना टैक्स वगैरह पे करते हैं वो भारत के संचित निधि में जमा होता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। और संचित निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है और आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया, ठीक है। तो संचित निधि की चर्चा 266 में की गई है, आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद कितना 267 में की गई है। क्लियर है? तो ये था राष्ट्रपति का वेतन समझ गया, शपथ समझ गया, निर्वाचन समझ गया। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होंगे। यह आगे हम लोग पढ़ेंगे जब अधिकार और शक्ति पढ़ेंगे। तो 54 में क्या पढ़े थे? तो 54 में अभी निर्वाचन देखे, पूरा निर्वाचन विधि को समझा राष्ट्रपति का 54 में। 55 में देखेंगे तो राष्ट्रपति के कोटा समझे। कोटा क्या बताए थे? निर्वाचन का न्यूनतम कोटा होता है, कुल डाले गए बद्ध मत में से आधा से एक ज्यादा जो वोट प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति को, उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा कहा जाता है। 56 में बताए थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि हम लोग अच्छा समझे थे, कितना साल का? 5 साल का। 57 बताए थे कि राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, चुनाव जीतेंगे, तो यह भी बात समझ चुके हैं। 58 में बताते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता, तो योग्यता समझ चुके थे कि 35 साल होना चाहिए, ये सब बात। तो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में देखे थे। 59 में देखे थे राष्ट्रपति का शपथ। 60 में देखे थे, सॉरी 59 में देखे थे राष्ट्रपति की दशा या स्थिति। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना अनुमोदन होना चाहिए, कितना सांसद सदस्य का और कितना सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना चाहिए। तो 50 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 50 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में। 61 में ध्यान देंगे, हम 60 में बताए थे, 59 में दशा का, 60 में शपथ का चर्चा किया गया था। और 61 में ध्यान देंगे तो 61 हम बताए थे महाभियोग प्रक्रिया, जो कि राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया। और 62 आप लोग अच्छा समझे थे। 62 क्या था कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पद को 6 महीना के अंदर भर लिया जाना होगा। ऐसे राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हुआ क्योंकि प्रथम पद कहलाता है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पद को त्याग पत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा इनके पद को क्या कर लिया जाता है? संभाल लिया जाता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो किनके द्वारा संभाला जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनके द्वारा इस पद को संभाल लिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित बात हम लोग को देखे थे। अब देखेंगे राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार और शक्ति दी गई है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का अधिकार और शक्ति, तो ध्यान देंगे। चलिए समझिए राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति क्या होता है। तो ध्यान देंगे राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित तरह के अधिकार और शक्ति प्राप्त होती है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे जैसे राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। एक एक अधिकार और शक्ति को हम लोग अच्छा से समझेंगे, ठीक ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिकार और शक्ति, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो पहला देखेंगे राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका संबंधी अधिकार होता है, ठीक ना। और कार्यपालिका संबंधी अधिकार के तहत राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, ठीक ना। ध्यान देंगे तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते, और इसकी चर्चा राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्र 54 में तो निर्वाचन प्रक्रिया ना है, 53 अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघीय 52 बताए थे राष्ट्रपति का पद, 53 बताए थे संघीय कार्यपालिका का प्रधान, 54 बताए थे निर्वाचन प्रक्रिया। ये सब समझा चुके हैं, ठीक ना। बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे आप लोग।
तो ध्यान देंगे संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार और शक्ति होती है। इसी अधिकार और शक्ति के तहत देश के लगभग सारी नियुक्तियां जो होती है, प्रमुख नियुक्तियां जो केंद्र लेवल की जो भी प्रमुख नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस बात को समझें, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रमुख नियुक्तियां, संघीय नियुक्तियां किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पहले क्या करते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, इस बात को समझते हैं फिर लिखते हैं, ठीक ना। देखा, ध्यान देंगे, तो संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति क्या करते हैं? देश के प्रमुख संघीय नियुक्तियां करते हैं। संघीय नियुक्तियां में देखेंगे क्या क्या करते हैं। तो पहले जब लोकसभा का चुनाव होती है तो लोकसभा के चुनाव में समझेंगे, लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी बहुमत में आएगी, तो लोकसभा का चुनाव होता है 543 सीट पर अभी वर्तमान समय में, तो 543 में से आधा से एक ज्यादा जिस पार्टी को प्राप्त होगा, तो लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी बहुमत लाती है, तो जो लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी बहुमत में आएगी जो पार्टी बहुमत में आएगी उस पार्टी में से एक व्यक्ति को उस पार्टी के सदस्य के द्वारा नामित किया जाता है और उसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पहले प्रधानमंत्री के रूप में की जाती है। तो संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति का काम क्या है कि लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो अनुच्छेद 75 के 1 या 75 देता रहता है, ठीक ना। अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बात को याद रखेंगे, संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते जो वास्तविक पद है प्रधानमंत्री का, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई। अब ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे ना, मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन करने का कहने का मतलब एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की नियुक्ति करेंगे, राज्य स्तर के मंत्री की नियुक्ति करेंगे, और सामूहिक रूप से तीनों को क्या कहा जाएगा? कैबिनेट स्तर के मंत्री को, राज्य स्तर के मंत्री को और उप मंत्री को, तीनों को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? तो एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया लोकसभा के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में है उस पार्टी के बहुमत में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई। थोड़ा तेज होगा तो ध्यान देंगे, समझना, हम आगे लिखा देंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसके अलावा ध्यान देंगे, देश की प्रमुख नियुक्ति जैसे ध्यान देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो चुनाव आयुक्त होंगे इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तीनों सेना के जो निर्देशक हो गए, महानिर्देशक, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो देश के लगभग नियुक्ति जो होती है, प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते। क्लियर है? तो देश के लगभग प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते देश अन्य किसी देश के साथ संधि या समझौता करना होगा, तो यह अन्य किसी देश के साथ संधि या समझौता जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक ना। राष्ट्रपति के नामों से ही की जाती है अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 77 याद रखेंगे कि अन्य किसी देश के साथ संधि या समझौता करना होगा तो अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम से ही किसी देशों के साथ संधि या समझौता की जाती है। अनुच्छेद 78 यहीं पर याद कर लेंगे, ऐसे आगे हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 में क्या याद रखना, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत क्या बताएं कि राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह किससे प्राप्त करेंगे? प्रधानमंत्री से प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 77 में क्या बताएं कि किसी भी देश के साथ संधि समझौता करना होगा तो अनुच्छेद 77 के तहत यह संधि या समझौता राष्ट्रपति के नामों से की जाती है। क्लियर है?
एक यहाँ पर याद रखेंगे लेंगे अनुच्छेद 167, जब 78 देख लिया है तो 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं। और अनुच्छेद 167 आगे हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल शासन संबंधी सलाह किससे प्राप्त करेंगे? मुख्यमंत्री से, ठीक ना। तो राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत शासन संबंधी सलाह मुख्यमंत्री से प्राप्त करते हैं, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बताए थे 77 संघीय क्या करते हैं कि संधि या समझौता की जाती है राष्ट्रपति के नाम से अनुच्छेद 77 के तहत। रहने दीजिए, इसके क्लास को हम लोग आगे देखते हैं और आगे इस बात को लिखाएंगे राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार और शक्ति क्या क्या होती है। क्लास रेगुलर देखा कीजिए, ठीक ना। पूरा पॉलिटी आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा और पूरा पॉलिटी से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। या फिर अभी से ही आप मॉक टेस्ट लगाया कीजिए, किसी भी प्रकाशन के बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया कीजिए, सब क्वेश्चन आपका बनेगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं इसको।